नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। ऐसे में जब देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है और जब हम देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, विशेषकर महिलाओं की। और आज तेजस्विनी के मंच पर हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जो खुद तो अपने पैरों पर खड़ी हुई, लेकिन साथ ही हजारों और महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है सिने डिजाइन्स की एमडी नीतू सिंह। नीतू सिंह एक उद्यमी, एक हस्तशिल्पकार, एक समाज सेवी, एक फैशन डिजाइनर, महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करने वाली एक महिला। विभिन्न राज्यों के 5000 कारीगरों के कार्यबल के साथ 50 देशों तक पहुंच बनाने वाली, कपड़ा मंत्रालय हैंडीक्राफ्ट विभाग के साथ एक पैनलबद्ध डिजाइनर जो महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिनकी कंपनी में 80% महिलाएं कार्यरत हैं, जो महिलाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग के साथ साथ वंचित महिलाओं को स्थायी रोजगार प्रदान कर रही हैं, जो विनिर्माण में महिलाओं के नेतृत्व को लेकर फैली भ्रांतियों को गलत साबित कर रही हैं। महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पित नीतू सिंह सिने डिजाइन्स के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प कारीगरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और आजीविका के लिए मंच प्रदान कर रही है। सशक्त महिलाओं का साम्राज्य बनाने की दृष्टि से भारत की हस्तकलाओं, हस्तशिल्पकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का माध्यम बन रही है नीतू सिंह, जो बाजार की मांग के अनुसार भारत की पारंपरिक शिल्प कलाओं का प्रयोग कर कौशल युक्त महिलाओं के जरिए ला रही हैं समाज में सकारात्मक बदलाव। महिलाओं के नेतृत्व में विकास से संभव है महिलाओं का विकास। इसे सच साबित कर रही सिने डिजाइन की संस्थापक और एमडी नीतू सिंह हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात नीतू सिंह जी से। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत तेजस्विनी में। थैंक यू। नीतू जी, आप अपने काम के माध्यम से आपने एक एम्पायर खड़ी की है अपनी मेहनत से। आप एक अकेली महिला है जो हजारों वर्कर्स के साथ फैक्ट्री चलाती हैं और महिलाओं को भी ट्रेन करती हैं, प्रशिक्षण देती हैं, उन्हें भी एक उदाहरण के तौर पर उनके सामने आती हैं कि आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और आप उन्हें आत्मनिर्भर बना भी रही हैं। ये जो काम कर रही हैं एक महिला के तौर पर, कितनी संतुष्टि मिलती है आपको इस काम से, और क्या चैलेंज भी लगता है कि अभी लक्ष्य दूर है? जी बिल्कुल, लक्ष्य तो हमेशा ही दूर रहता है, क्योंकि आप जितना कुछ अचीव करते हैं तो फिर उसके बाद और करने की इच्छा होती है। पर मैं इस तौर पर संतुष्ट ज़रूर हूँ कि लोग अब कहने लगे हैं कि मैं आपको इंस्पिरेशन मानती हूँ और आप कर पाई, तो हम लोगों के लिए भी आशा है कि हम लोग भी कर पाएंगे, और यही मुझे चाहिए था, यही मेरा लक्ष्य था। आप अपने आप को एक आर्टिजन, एक हस्तशिल्पकार मानती हैं, तो आर्टिजन से उद्यमी बनने का ये सफर आपने कैसे तय किया? जाहिर है कि संघर्ष तो आपकी जिंदगी में भी आया होगा ना? जी बिल्कुल, स्ट्रगल तो हर चीज़ में है, स्पेशली तब जब आपका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं हो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने फिज़िक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद जो ये मेरा एक स्ट्रगल है, एक मेरी जो जर्नी रही है, वाकई आसान नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे आर्टिसन से इस तरह का एंटरप्रेन्योर बनना है। ये सब कुछ मैंने किया उन लड़कियों की सहायता के लिए या उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थी या जिनको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो कुछ छोटा मोटा काम भी नहीं शुरू कर पा रही थी। तो ये आपके हृदय ने कब आपको कचोटना शुरू किया इन दृश्यों को या इन महिलाओं को देखते हुए? वो क्या उम्र थी आपकी? मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हुए, और मैं खुद इस मनः स्थिति से गुजर रही थी कि मेरी अपनी भी आइडेंटिटी हो और मैं कुछ ऐसा समाज के लिए करूं कि उनका भी भला हो। वैसे में ही मैंने कुछ कैंप लगाए थे, काउंसलिंग कैंप, और कुछ महिलाओं और लड़कियों को ट्रेनिंग का काम शुरू करवाया था। उस समय मुझे लगा कि इन लोगों को थोड़ी सी मदद की जाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, तो ये लोग अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकती हैं। तो मैंने खुद वो करके देखना शुरू किया। इसीलिए मैंने ज्वेलरी ही सिलेक्ट किया। उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, घर से शुरू किया जा सकता है, हाथ का काम है। बीड वर्क था, मैंने खुद बनाया एक आर्टिसन के तौर पे,
और आर्टिसन बनने का जो मेरा अपना एक आइडेंटिटी था, वो उसका प्रोसेस इजी था। तो मुझे लगा कि इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, तो मैं और भी लड़कियों और महिलाओं को प्रोत्साहित करके इस काम में ला सकती हूँ। लेकिन नीतू जी, आपने तो अभी बताया ना फिजिक्स में पीजी किया था। जी जी। परिवार वालों ने कहा नहीं, कह रहे हैं फिजिक्स में डिग्री ले ली और उसके बाद ये काम शुरू कर दिया। देखिए, जब लोग दूसरों की मदद करते हैं ना, तो अच्छे कॉज के लिए कुछ शुरू करते हैं तो ईश्वर तो मदद करते ही हैं, साथ में घर वाले भी समझते हैं इस बात को कि इसने किसी नोबल कॉज के लिए ये सब कुछ शुरू किया। तो कभी उन्होंने रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। तो आपने लड़कियों को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, है ना। हैंडीक्राफ्ट को लेकर जिस तरीके से आपने हैंडी आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पकार ना केवल दिल्ली आसपास के बल्कि विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्पकारों तक आप आज पहुंच चुकी हैं। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने आपके इन एफर्ट्स को पहचाना है, आपको पुरस्कृत भी किया है। तो कितना जरूरी और कितनी बदली हुई तस्वीर लगती है अब, आपके प्रयास कैसे इन राज्यों तक पहुंच गए और कैसे इतने सारे आर्टिजन्स को आप अपने इस विकास यात्रा के साथ जोड़ सकें? जी, इसके लिए मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके उन तक पहुंची हूं। मैंने हर स्टेट को कवर किया और हर स्टेट के जो वहां का आर्ट एंड कल्चर था उस पर वर्क किया कि मैं किस तरह के डिज़ाइंस इनसे लूं कि आगे इनको रोजगार मिले। तो उसी के लिए मैंने उनके डिज़ाइंस को इंटरनेशनल एग्जीबिशन में प्रेजेंट करना शुरू किया और वहाँ पे जो ऑर्डर्स बुक होते थे, फिर मैं यहाँ आकर अलग अलग स्टेट में जो आर्टिसंस के मैं सैम्पल्स बनवाती थी उनको प्रोडक्शन के लिए देना शुरू किया, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। यानी जो हम आज बोल रहे हैं लोकल टू ग्लोबल, आपने वो पहले ही कर दिखाया। जी बिल्कुल, ये करीब 2012 की बात है जब मैंने ये काम शुरू किया था। तो लोकल टू ग्लोबल की जर्नी तो मेरी अपनी ही जर्नी में शुरू हो चुकी थी। आमतौर पर ये माना जाता है कि इतने सारे राज्यों में जा जाकर इतनी तरह की हस्तकलाओं को जोड़ना और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता तक के उत्पाद बनाना, खासकर अगर हम 11 साल पुरानी बात करें तो आसान नहीं था उस वक्त पे। तो ये चुनौतियां आपके सामने भी आई, क्वालिटी को लेकर, फिटनेस को लेकर? बिल्कुल, ये चुनौतियां हैं और हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि जहां पर हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट की बात आती है। लेकिन एक फायदा इसका ये मिलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के इस हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि अगर इसमें उस तरह की फिनिशिंग नहीं भी आए, उस तरह की चमक धमक नहीं भी आए, तो वो उसको हैंडीक्राफ्ट के नाम पर एक्सेप्ट करते हैं। ये चैलेंज को कम करता है। वापस आपके ऊपर आती हूँ। आपने पढ़ाई की, आपने अपने आप को एक दृश्य, सपना तो देखा होगा कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। क्या वो सपना आज के सपने के जैसा ही था? इतना बड़ा तो नहीं सोचा था कि मेरा सपने पूरे होकर उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ, दिल में एक शिद्दत तो थी कि मेरी पहचान बने और किसी अच्छे काम से जुड़कर मेरी पहचान बने। और खासकर जब इतनी सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहचान मुझे मिली, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके परिवार के बारे में, आपके बचपन के बारे में बताइए हमें। कैसी आपकी रेयरिंग अप थी जब आप स्कूलिंग कर रही थी? उस वक्त का कैसा माहौल था? आप दिल्ली में नहीं थी ना उस वक्त? नहीं, मैं पटना से हूँ और मैंने पटना के सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। फिर वहाँ के पटना विमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद शादी के बाद मैं दिल्ली आई और दिल्ली में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो बहुत ही हम्बल और सिंपल बैकग्राउंड था, पर दिमाग में हमेशा एक सोच जरूर रही है। ये बात मेरी सोच में ही थी कि मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि जब मेहनत ज़्यादा की जाती है तो सपने भी बड़े जरूर साकार होते हैं। लेकिन नीतू जी, जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि भाई शादी के बाद आप उतने आत्मनिर्भर, उतने खुलकर, उतने बड़े काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, खासकर तब जैसे आपकी बैकग्राउंड ही नहीं थी। तो तब किस तरह की मुश्किल आई और तब किसने आपका साथ भी दिया परिवार में? क्योंकि परिवार के साथ के बिना ये सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और ममता जी, मैं इस पर पूरी सहमति अपनी व्यक्त करती हूँ कि हर एक लेडी को ये दिक्कत आती है कि मुझे सपोर्ट कैसे मिले। तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से और अपने इस अनुभव के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगी कि रास्ता तो आपको खुद ही निकालना पड़ता है और उस पर चलने के लिए अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ता है।
और चलना शुरू भी करना पड़ता है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको बिल्कुल अपना हाथ बढ़ाकर सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो जो सारी तैयारी है ना वो आपको खुद करनी होती है, तभी आपको सपोर्ट भी मिलता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हर महिला को अपने अंदर की ताकत सामने रखनी पड़ती है, लानी ही पड़ती है, दिखाना ही पड़ता है परिवार को और सबको कि आप क्या कुछ कर सकती हैं। आत्मविश्वास जरूरी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। ब्रेक के बाद भी बातचीत का ये सिलसिला नीतू जी के साथ जारी रहेगा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ है नीतू सिंह जो सनी डिजाइन्स की एमडी हैं। और नीतू जी, आपने जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया, अब उसकी बात करना चाहेंगे। आपने कहा कि आपने महिलाओं को देखा, उनकी मुश्किलों को देखा, उनको साथ जोड़ा। इस काम में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहती है जब हम हस्तकला की बात करते हैं? देखिए, आप भी मुझसे सहमत होंगी कि हम महिलाएं थोड़ी सिंसियर तो होती हैं, डिसिप्लिन्ड होती हैं और बड़ा दिल लगा के अपना काम करती हैं। तो कुछ ऐसी महिलाओं पर मैंने काम करना शुरू किया जिनमें थोड़ा टैलेंट था पर उनको कोई रास्ता नहीं था। तो उनसे मुझे ये समझ आया कि अगर मैं महिलाओं को ट्रेनिंग दूं तो वो प्रोफेशनल हो सकती हैं, क्योंकि सिंसेरिटी और डिसिप्लिन तो उनके अंदर होता है। तो इस तरह से एक बड़ा काफिला सा जुड़ता गया। पहले ज्वेलरी में, अब जब मेरा गारमेंट का काम है तो टेलर्स के तौर पे कई स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स, लेडीज जो हमारी फैक्ट्री में ज़रूरत की होती हैं, कई फैक्ट्रीज उनको ऑफर नहीं करती हैं, लेकिन मेरा विशेष ध्यान ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों में महिलाओं को ही रिक्रूट करूं। उसके लिए अगर ट्रेनिंग भी देनी हो, चाहे वो टेलर्स की हो, थ्रेड कटर्स की हो, फोल्डर्स, पैकर्स की हो, स्पॉटर की हो, तो वो पहले मैं ट्रेनिंग दिलवाती हूँ, उनको रिक्रूट करती हूँ और फिर उसके हिसाब से उनके वेजेस को इंक्रीज करती हूँ। तो कोई ऐसे अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ, जब महिलाओं के साथ आपके कोई ऐसे अनुभव रहे हो जिन्होंने आपका दिल छुआ हो, जिन्होंने आपके दिल पे दस्तक दी हो और मोटिवेट किया हो कि अपने इस काम को और विस्तार देना है? बिल्कुल, इस तरह का एग्जाम्पल तो मुझे अपनी फैक्ट्री में बहुत सारी महिलाओं के रूप में मिलता है कि किस तरीके से 9:30 पर वो लोग बिल्कुल तैयार होके अपने टिफिन के साथ आती हैं काम करने के लिए और बिल्कुल वर्कर्स के साथ टाइमली जाती हैं, लेकिन साथ ही वो लोग स्कूल के लिए अपने बच्चों को छोड़कर अपने हस्बैंड के लिए वैसा ही टिफिन तैयार करके देती हैं। तो वो मुझे थ्रिल करता है कि अपनी सारी ड्यूटी को पूरा करके ये इस तरह से अपनी ड्यूटी कर रही है, तो मुझे हमेशा इनके रोजगार के लिए मेहनत करनी है और इनके लिए काम लाना है। ये दिल्ली से बाहर या आपकी जो फैक्ट्रीज हैं उनसे बाहर निकलकर अन्य राज्यों में भी आपको महिलाओं को ट्रेन करने का ऐसे मौका मिलता है? क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में हस्तकलाएं छोटी छोटी जगहों में बिखरी पड़ी हैं, अब उनका मोल पहचाना जा रहा है। तो ऐसे में जब आप एक बिजनेस वुमेन के तौर पर उनके बीच में जाती हैं, कैसे उन्हें भी आश्वस्त करती हैं कि वो उठें, इस काम को आगे बढ़ाएं, आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ें? बिल्कुल, इसमें मैं एक अपना एग्जाम्पल दूंगी कि मधुबनी में एक पेंटिंग है, मधुबनी आर्ट। उस आर्ट को लोग पेंटिंग के तौर पर बहुत करते हैं और वो बिकती भी है, उसका डिमांड भी है। पर मैं जब मधुबनी गई और मैंने देखा कि वो पुराने तर्ज पे ही पेंटिंग के रूप में साड़ियाँ बन रही हैं, दुपट्टे बन रहे हैं, गारमेंट्स बन रहे हैं, तो मैंने उसमें एक इनोवेशन किया। मैंने उस पेंटिंग को अपने काम में, अपने कपड़े में एम्ब्रॉयडरी के तौर पे डाला और वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग नहीं थी। तो मधुबनी में मैंने एक छोटे से यूनिट में कुछ गर्ल्स को एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर वो जो मधुबनी मोटिफ है
उस पर एम्ब्रॉयडरी होकर अब वो सारे कपड़े मेरे यूएस और कनाडा में बिक रहे हैं। तो ये एक मुझे अपने काम का एडवांटेज दिखा, जहां मैं लड़कियों को एम्ब्रॉयडरी करने की ट्रेनिंग दिलवा के वहीं के मधुबनी के ही आर्ट को एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में दिया, ताकि उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत बढ़ी। बहुत नई सोच है ये, क्योंकि आपने सही कहा, मधुबनी पेंटिंग्स तो हम देखते हैं, लेकिन मधुबनी मोटिव्स को गारमेंट्स इंडस्ट्री के साथ जोड़ना वाकई खूबसूरत सोच है। लेकिन यहीं से अगर हम देश के कोने कोने की बात करें, आप तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक भी पहुंच रही हैं ना? जी, वहाँ जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसका टाई एंड डाई का काम वहाँ के कपड़ों से वो वहाँ के आर्टिसंस करके हमें देते हैं। तो मेरा जो अभी विशेष ध्यान है वो नेचुरल कलर्स जो फ्लावर से या लीफ से बनाया जाता है और उसको फिर कपड़ों में डालकर उसके दुपट्टे बनाए जाते हैं या उसको गारमेंट में भी यूज किया जाता है। मेरा एक ये इस तरह का काम नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, इतना आप जो काम कर रही हैं, हर तरह की महिलाओं के साथ आप जुड़ती हैं ना, हर वर्ग की महिला के साथ भी आप जुड़ती हैं। ऐसी क्या खूबी है भारत की महिलाओं में, खासकर गांव की महिलाओं में, दूर दराज के क्षेत्रों की महिलाओं में, एक वो क्या विशेषता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है? उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। बिल्कुल मैं इस बात को कहूंगी कि इंडियन वुमन में सच में शक्ति है और मेंटली फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग है। जी, और ये मैं सच में इस चीज से इम्प्रेस हूं कि एक बार में वो कितनी सारी जिम्मेदारियों का वहन करती हैं। और ये आपको हर वर्ग में देखने को मिलता है ना? बिल्कुल। तो अपने इस सफर में, क्योंकि आपने जब आस्था फाउंडेशन बनाई थी, कितने साल हो गए आज आस्था फाउंडेशन को? मैंने 2005 के फरवरी में आस्था फाउंडेशन के नाम से अपना फाउंडेशन शुरू किया था, जो अब सिनी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। जी, कह सकते हैं कि 18 साल हो चुके हैं आपको ना इस आस्था फाउंडेशन को चलाते हुए। सिनी फाउंडेशन के साथ सिनी डिजाइन्स, आपने एक तरीके से अपना जीवन जिया है इनके माध्यम से ना। इतने सालों में नीतू सिंह के व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आया है? क्या कुछ एड ऑन हुआ है आपके व्यक्तित्व में, आपके सफर में? जो चैलेंजेस फेस किए मैंने, जिस तरह की मेहनत या जिस तरह का संघर्ष किया, मुझे ये लगता है कि मानसिक तौर पर बहुत मजबूती आई है मेरे अंदर। और एज अ पर्सन जो मेरा पर्सनल ग्रोथ है सिचुएशन को देखने का, वो बहुत लाजवाब रहा है। पहले किसी भी सिचुएशन में मुझे थोड़ी घबराहट होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सिचुएशन सबको टफ ही मिलता है। वो देखने का नज़रिया है कि हम कितनी आसानी से उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। तो इतने सालों में काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ है कि इमोशनली, मेंटली मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फील करती हूँ। तो ये जो बिजनेस वुमेन का एक लुक है, एक साइड है आपकी पर्सनालिटी की, जब घर पहुंचते हैं तो किस तरह का व्यक्तित्व हावी हो जाता है नीतू सिंह जी पर? माँ का, एक टिपिकल हाउसवाइफ का, जो शूज उतारने के बाद घर के सारे काम को देखना शुरू करती है, और जो एक माँ का टिपिकल होता है कि अपने बच्चों को कि खा लो पढ़ लो। तो घर में तो बस माँ, पत्नी, एक हाउसवाइफ ही। तो यानी वो बिजनेस वुमन का स्विच ऑफ हो जाता है। जी और बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली घर घुसते ही हाँ। वो स्विच ऑफ हो जाता तो अभी है। भी टाइम मिल पाता है आपको घर में खाना बना के कुछ खास खिलाने का, या कुछ ऐसा टाइम मिल पाता है? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से कुछ चीज़ों को बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उनकी पसंद की चीज़ बीच बीच में बनाकर उनको खिलाऊं, क्योंकि जिस तरीके से वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं मेरी बनाई हुई चीज़ पर, तो मैं उस एक्सपीरियंस को कम नहीं करना चाहती अपनी लाइफ से। तो आप भी बैलेंस कर रही हैं ना? मेरा वही सवाल था दरअसल कि आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में जितनी कोशिश लगती है, उसको चलाते रहने में उस रफ्तार से और मेहनत लगती है। तो दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं ना, तो आप मैनेज कर पाती हैं वर्क बैलेंस, वर्क होम बैलेंस? मेरा इस चीज़ पर बहुत विशेष ध्यान रहता है कि काम अपनी जगह पर है, बिजनेस तो अब बड़ा आकार ले रहा है, लेकिन जो मेरी अपनी एक लाइफ है जिसमें वाइफ भी है और एक मदर भी है, और मेरा अपना एक पर्सनल ग्रोथ का जो है, मैं उस पर वक्त ज़रूर दूँ, इस पर मेरा फोकस रहता है। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास आया जब आपने इस सफर को तय किया? बिगेस्ट चैलेंज क्या आया आपके सामने?
रेट मैच करने का, क्योंकि जैसे आप देखेंगी कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैंडक्राफ्टेड होती हैं, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है और मजदूरी ज़्यादा लगती है, तो जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो मशीन वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। इस वजह से जब हम लोग अपने रेट्स कोट करते हैं अपने इंटरनेशनल बायर्स के सामने, तो उन्हें लगता है कि ये रेट ज़्यादा है, क्योंकि उनको चाइना से, वियतनाम से, बांग्लादेश से मशीन मेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा है, जो मैं कहूँगी कि अपने एक्सपोर्टर से हमें नहीं कंपटीशन हो, हमें दूसरे कंट्रीज से कंपटीशन है। तो इस पर मैंने लगातार काम किया है। जो हमारे चाइना में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका इंडियन वर्जन मैंने कोशिश की है बनाने की, उसी फिनिशिंग के साथ, ताकि हम लोग रेट भी मीट कर सकें और उस लुक को भी अचीव कर सकें। तो ये मेरे बिजनेस का एक मेरा अपना पर्सनल गोल रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को इंडियन वर्जन बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अमूमन ये देखा जाता है और कहा भी जाता है कि भारत में जब ये स्टडीज आती हैं, आंकड़े आते हैं कि महिलाओं के द्वारा नेतृत्व में जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनका आंकड़ा बढ़ना चाहिए। ये बात लगातार महसूस की जा रही है। चूंकि आप खुद एक बिजनेस चला रही हैं, क्या फर्क आता है जब एक महिला नेतृत्व देती है? डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, बिल्कुल जो चैलेंजेस टाइम से के होते हैं वो सारे हम लोग का ब्रेन, वुमन का इस तरह से फंक्शन करता है कि सब कुछ एक्यूरेसी के साथ हो, ऑन टाइम हो। तो एक महिला के नेतृत्व में बिजनेस बढ़ने का रीजन भी यही है कि एक डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, सब कुछ ऑन टाइम होता है, विथ एक्यूरेसी होता है। तो मैं बिल्कुल मानूंगी कि पहले जो एक भ्रांति थी कि एक फैक्ट्री एक मेल ही रन कर सकता है, 200-250 लोगों की लेबर का जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो मैन ओरिएंटेड होता है, मैंने इस मिथ को बहुत हद तक ब्रेक करने की कोशिश की है और सफल भी रही है आप उसमें। बिल्कुल सफलता इसलिए क्योंकि 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरा काम बढ़ता जा रहा है जी। तो जाहिर सी बात है कि सफलता है। 80% वुमेन फोर्स ओरिएंटेड फैक्ट्री रखने पर भी सफलता है। हाँ। तभी काम बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी सारी महिलाओं को भी आप मैनेज कर रही हैं और नई महिलाओं को साथ जोड़ने का आपका सफर भी जारी है। लेकिन तेजस्विनी के मंच से आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो जिनके हाथ में हुनर है, जो कुछ कर सकती हैं। उनको सबको तो नीतू सिंह नहीं मिलती है राह दिखाने के लिए या बाजार से जोड़ने के लिए। उनको लोग क्या मंत्र होगा, क्या संदेश होगा आपका? पहले तो आप ये फोकस कीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है और आप किस चीज़ में बहुत अच्छी हैं। फिर उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़िए। अपने लिए मैं फिर कहूँगी, दिशा तो तलाशना आपका ही काम है। आजकल बहुत इजी है मोबाइल पर, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सब कुछ सर्च करना और अपने लिए राह बनाना। तो पहले आप मानसिक तौर पे तैयार होइए कि आप क्या करना चाहती हैं, खुद को किस तरह आगे बढ़ाना चाहती हैं। फिर राह बनाइए और उस राह में आने वाले मुसीबतों से थोड़ी सी मदद के लिए आप अपने आसपास जो आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या जो आपके साथ अच्छे रिलेशन में हैं, जिनसे आप बात कर सकती हैं, उनसे मदद मांगिए। तो आपको हर जगह एक नीतू सिंह जरूर मिलेगी। जी, और मुझे लगता है कि अब तो सरकार भी बहुत सहायता कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, तो उनका भी फायदा वो उठा सकती हैं। बिल्कुल। फिलहाल यही कहूंगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि महिलाओं को सशक्त करने का जो आप काम कर रही हैं, आपका बिजनेस भी फले फूले और इसी तरीके उसके साथ साथ महिलाएं भी यूं ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों की है जुबान, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी तेजस्विनी।